नमस्कार। स्वागत है आपका रायवॉक स्टोरी में। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता। इससे पहले आपने सुना चंदर अब इलाहाबाद में अकेली रहता है तथा विंती की शादी के लिए विंती गांव चली जाती है, लेकिन विंती की शादी किसी कारणवश टूट जाती है, जिस कारण विंती अब इलाहाबाद में ही आ जाती है। हालांकि विंती के आने के बाद उसकी माँ जी विंती को काफ़ी प्रताड़ित करती हैं। अब आगे दूसरे दिन विंती उठी और महाराजन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के कमरे के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। विंती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ नहीं खाया, तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो विंती बोली, तुम पी लोगे तो शायद मामा जी भी पी लें। चंदर चुपचाप गया। विंती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे थे। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। विंती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। विंती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात हो तो दूसरी बात है, एकदम से 1 साल के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, सही कहते हो, तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज की हॉस्टल में रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों के हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और विंती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसा इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने एक को 10 महीने बाद कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं, या तो जब उनमें धंस हो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं विंती की शादी दूसरी बिरादरी में करूंगा। विंती जो और चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ के जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रहीं। उनके आंसू थमे नहीं। विंती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी थी तो चंदर अंदर से विंती को बुलवाया। विंती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना न हो, अपनी लड़की का बिया दियो और हमारी लड़की। फिर विंती को चिपटाकर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक विंती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए।
बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। विनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था विनती को देखकर। जब विनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर विनती से चिढ़ गया था, लेकिन विनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन विनती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दी। विनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो विनती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना विदित हूँ विनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली? नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। विनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं। कहकर विनती धीरे से चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचना पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर नृशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में विनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। विनती को उदास मौन देखकर, लेकिन विनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। इस स्वाभिमान को तोड़कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है? वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयनकक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी इन सातों रंग की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोनजूही की मुस्कान बिखेरकर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर किसी आदमी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता से भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी मानसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो। बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा।
पम्मी की केसर सांसें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर अंगुलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले की बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उभर कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गलों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर हुआ उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग की धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर गोद में पड़ रही। तरुणाई का चाँद टूटकर दो टुकड़े हो चुके थे और वासना के तूफान ने जीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यार से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खेल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग नशा ठाए सासा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपास ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर यौवन को अपनी आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मसखूर सी चंदर की गोद से एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ढीले किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पल के चूम ली। ठाए बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नसीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाए फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा, बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंद्र को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंद्र ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंद्र के पास आया। चंद्र के कंधे पर हाथ रख कर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंद्र का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए क्या? चंद्र ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंद्र को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूँगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ कहा था। चंद्र बोला, लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो
उसका अन्याय है। वो अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य दिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा, तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है, और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, उफ, अब तुम जल्दी से पूरे पागल हो जाओगे, चंद्र ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंद्र को समेट लिया, और चंद्र उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पैरेट हो गया है। अच्छा अच्छा, चंद्र सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? अब भी हो? चंद्र हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी, तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंद्र ने कौतूहल से कहा। देखो अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, चेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। आज यहीं तक, शेष नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आए तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।